चंद्रगुप्त का युद्ध अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का उद्देश्य किसी तरह नंद वंश का विनाश करना और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधकर नए भारत का निर्माण करना था। राजा धनानंद से लोहा लेना उनके लिए इतना आसान काम नहीं था। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि उन्होंने पहले मगध पर आक्रमण किया था, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मिलकर उसे राजा धनानंद के खिलाफ भड़काने की रणनीति तैयार की। लेकिन चंद्रगुप्त की अहंकार भरी बातों से सिकंदर इतना नाराज हो गया था कि उसने चंद्रगुप्त की हत्या करने की आज्ञा दे दी। चंद्रगुप्त किसी तरह से वहां से भाग निकले। चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार कर चंद्रगुप्त को विजय यात्रा पर निकल जाने की आज्ञा दी। चंद्रगुप्त ने मगध के नगरों और ग्रामों को जीतना शुरू किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने चंद्रगुप्त की सेना को घेर लिया और उसे तबाह कर डाला। किसी प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से भागने में सफल रहे। उसके बाद वे दोनों अपनी पहचान छिपाने के लिए वेश बदलकर रहने लगे। चंद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के बजाय मगध के मध्य भाग पर आक्रमण किया। इससे जनता भड़क उठी और उसे मुंह की खानी पड़ी। कहा जाता है कि इस वार्तालाप से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने अपनी योजना में परिवर्तन कर पंजाब पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पंजाब पर आक्रमण की तैयारी। पंजाब पर अधिकार करने से पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य को धन, सेना, जनमत और अन्य राज्यों से संबंध बनाना जरूरी था। उधर पंजाब पर अधिकार करने के लिए यूनानियों को खदेड़ना जरूरी था। सिकंदर की जीत की वजह से पंजाब के एक बड़े भूभाग पर यूनानियों का अधिकार हो गया था। इसके लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य को विशेष तैयारी करनी थी। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि चाणक्य ने युद्ध अभियान को आगे बढ़ाने के लिए विंध्याचल के वनों में जाकर धन इकट्ठा किया। सेना गठित करने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों निकल पड़े। कहा जाता है कि चाणक्य ने स्थानीय निवासियों को सेना में शामिल किया। इतिहासकारों के अनुसार जिन स्थानीय निवासियों जिन्हें चंद्रगुप्त ने अपनी सेना में शामिल किया था, उन्हें लुटेरा कहा गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे स्थानीय निवासी पंजाब की उन गणतांत्रिक जातियों में से थे जिन्हें आरट अथवा अराट्रक कहा जाता था। उन पर राजा का नियंत्रण नहीं था। उनके पास बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्रियां थीं। उनकी क्षमताओं और युद्ध कौशल को चाणक्य व चंद्रगुप्त ने खूब भुनाया। उन स्थानीय निवासियों के प्रतिरोध की भावना और सुसंगठित शक्ति की दौलत चंद्रगुप्त की विशाल सेना तैयार हो गई। चंद्रगुप्त ने स्थानीय निवासियों को सेना में भर्ती करने के साथ पड़ोसी राज्यों के राजाओं से अपनी दोस्ती कर ली। इस तरह चंद्रगुप्त की शक्ति बढ़ती चली गई। सिकंदर जिन राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया था, चंद्रगुप्त वहां से जनमत संग्रह करना शुरू किया। दरअसल वहां के राजा और प्रजा विदेशी अधीनता को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इसका फायदा उठाया और उन्हें यूनानियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। इस तरह पूरी तैयारी करने के बाद चंद्रगुप्त ने यूनानियों पर आक्रमण किया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों को यूनानियों से मुक्त कराया था। मगध पर आक्रमण। पंजाब पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध की ओर अपना कदम बढ़ाया। इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य जहां जहां विजय प्राप्त करते जाते थे, वहां वहां सैनिकों की नियुक्ति करते जाते थे। इस प्रकार रणनीति बनाकर उन्होंने मगध पर आक्रमण किया। कहते हैं चंद्रगुप्त ने जिस सेना के बल पर घननंद को परास्त किया था, उसका मूल आधार पंजाब से भर्ती किए गए सैनिकों पर था। चंद्रगुप्त और मगध के राजा धनानंद की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ,
घननंद की सेना में 2 लाख जमीनी सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में चंद्रगुप्त और धनानंद के हजारों हाथी, घुड़सवार और लाखों जमीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि इसे अतिशयोक्तिपूर्ण माना गया, लेकिन फिर भी रणक्षेत्र में भारी तबाही मची थी। इससे सहज ही पता लगता है कि धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच अत्यंत भीषण युद्ध हुआ था। धनानंद के सेनापति का नाम भद्रसाल था। इस युद्ध में हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक ने चंद्रगुप्त का साथ दिया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने धनानंद को परास्त ही नहीं किया, बल्कि चाणक्य ने अपनी प्राण को पूरा करते नंद वंश का नामोनिशान तक मिटा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने नंदवंश का राजचिन्ह भी हमेशा के लिए मिटा दिया। नंदवंश के विनाश के बाद मगध पर चंद्रगुप्त का आधिपत्य कायम हुआ। चंद्रगुप्त ने जनहित में काम करना शुरू किया, विदेशी अधीनता से भारत को मुक्त किया और अपने वंश के अस्तित्व की उपयोगिता सिद्ध की। चंद्रगुप्त का साम्राज्य का विस्तार, नंद वंश की समाप्ति और मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त बैठने के बाद एक विशाल साम्राज्य का सम्राट बन गया। मगध के अतिरिक्त उन सभी प्रदेशों को जिन्हें सिकंदर ने अपने अधीन किया था, चाणक्य की कूटनीति से चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य हिमालय से दक्षिणापथ और बंगाल की खाड़ी से यमुना नदी तक विस्तार पा गया। सेल्यूकस से मुकाबला। चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी एशिया यूनानी साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके 2 सेनापतियों सेल्यूकस और एंटीगोनस में साम्राज्य विभाजन के मामले में संघर्ष हुआ। प्रारंभ में एंटीगोनस को सफलता मिली, लेकिन उसके लगभग 12 साल बाद सेल्यूकस ने बेबीलोन को जीत लिया। बाद में सेल्यूकस ने एंटीगोनस को भी हरा दिया और उसे मिस्र में शरण लेने को मजबूर कर दिया। सिकंदर की मृत्यु के लगभग 17 साल बाद सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक किया और निकेटर विजेता की उपाधि धारण की। सेल्यूकस सिकंदर के समान ही वीर एवं महत्वाकांक्षी था। उसने सिकंदर द्वारा जीते हुए भारत के प्रदेशों को फिर से अपने अधीन करने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ये प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे। इसी उद्देश्य से सेल्यूकस ने पहले बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिसमें सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पहले के मुकाबले भारत की स्थिति बदल चुकी थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और क्षेत्रों में बंटा हुआ था। लेकिन अब सम्राट चंद्रगुप्त ने भारत को एकता के सूत्र में बांधकर शक्तिशाली बना दिया था। अब की बार सेल्यूकस का मुकाबला एक सुगठित भारत से हुआ। नतीजा सेल्यूकस को घुटने टेकने पड़े और सेल्यूकस ने अपने ही राज्य के कई प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंपने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरी में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि कर ली और भारत विजय का अभियान अपने मन से निकाल दिया। सेल्यूकस अपनी विशाल सेना के साथ एंटीगोनस के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल गए। कहते हैं सेल्यूकस ने सिंधु तट पर हुई लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त को बहुत से अमूल्य उपहार दिए, जिसमें धन और अन्य सामग्री शामिल थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को जो सबसे बेशकीमती चीज दी थी, वह थी उसकी अतिसुंदरी पुत्री हेलेना। मगध की विद्वत परिषद में यह निर्णय लिया गया कि यदि सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हो जाए, तो पश्चिमी सीमा यवनों के आक्रमण से सुरक्षित हो जाएगी। चंद्रगुप्त ने हेलेना से विवाह कर लिया। इससे दोनों के बीच का संबंध हो गए। चंद्रगुप्त का प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल की साहित्य और कला। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति।
चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके।